नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सुरेंद्र पॉडकास्ट पर। साथियों, प्रत्येक रविवार हम हमारे इस पॉडकास्ट पर गांव देहात के जो भी साथी हैं जिन्होंने संघर्ष के दम पर अपने जीवन में कुछ ना कुछ बेहतर उपलब्धि हासिल करी है, उनकी कहानी हम अपने इस पॉडकास्ट के माध्यम से आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। इसी श्रृंखला के तहत आज हमारे मेहमान हैं जसराज हुसैनी साहब, हमारे बड़े भाई साहब। इनसे जानेंगे इनके संघर्ष की कहानी। अंत तक आप वीडियो जरूर देखिए। तो शुरू करते हैं हमारे बड़े भाई साहब से। सबसे पहले नमस्कार। नमस्कार। अपना परिचय बताइए सर एक बार। जी सर, मेरा नाम है यशराज सैनी। मैं केकड़ी का ही निवासी हूँ और यहीं मैंने मेरी शिक्षा प्राप्त की, यहीं खेला कूदा और आज जॉब भी मेरी इसी जगह है। तो मुझे इसी बात की खुशी है कि जहाँ से मुझे शिक्षा प्राप्त हुई, मैं उन्हीं लोगों की आज सेवा करने में तत्पर हूँ। मैं आज इन्हीं के बीच में हूँ। बचपन कैसा रहा आपका? बचपन सर मेरा अच्छा रहा। मैं एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरी मम्मी है जो सब्जियाँ बेचती थी और पिताजी है जो अपना छोटा मोटा काम करके घर चलाते थे। तो सर जितना उन्होंने हमें मतलब जितना सपोर्ट करना था, चाहे शिक्षा में हो, चाहे खेल कूद में हो, चाहे किसी भी में हो, तो उन्होंने कभी एहसास नहीं होने दिया है भाई अपन एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं तो बेटा आप इस तरह रहो। लेकिन बहुत अच्छा रहा। कितने बहन भाई आप? मेरी एक बहन है और एक मैं हूँ। अच्छा जी। पहली से 12th तक आपने यही केकड़ी में करी? जी जी जी। 11th में आपके सब्जेक्ट क्या था? एग्रीकल्चर था सर। एग्रीकल्चर था। 10th में क्या परसेंटेज थे आपके? 10th में मेरे 59% थे ना? जी। 12th में? 12th में सर 75। 12th के बाद आपने वेटनरी करी? जी। वेटनरी कहाँ से करी आपने? वेटनरी सर मैंने जोधपुर गवर्नमेंट कॉलेज रातानाडा से। जी। आपका ये मानस था कि मुझे सरकारी सेवा में जाना है भाई, ये दिमाग में बिठा दिया उस टाइम में भाई वेटनरी करते टाइम पे मेरे को तो जॉब लगनी है? जी सर, एक फाइनल टारगेट था मेरा तो शुरू से ही कम था, लेकिन पिताजी का था कि एग्रीकल्चर से ही आपको मुझे पढ़ना है। मेरी सोच थी कि मैं आर्ट्स या कॉमर्स सब्जेक्ट में जाऊं और मेरी एक कंडीशन थी, मेरे पिताजी है जो 10-12 दिन का ट्रायल होता था तो मैं उनसे चुपके आर्ट्स की क्लास में जाके बैठ जाता था। वो इतने पीछे थे कि जैसे ही वो बाजार के काम से फ्री हुए स्कूल में आते थे कि मेरा बच्चा है जो कौन सी क्लास में बैठा है, तो वो मैं आर्ट्स में मिलता था। एक बार आए आर्ट्स में बैठा, मुझे उठाया एग्रीकल्चर में जा, मुझे बोलते थे कि बेटा अपन किसान परिवार से आते हैं, ये आर्ट्स कॉमर्स जो है ये कॉमर्स अपने लेवल की बात नहीं है, अपन एग्रीकल्चर से हैं, तो एग्रीकल्चर में जा। तो मेरा वही था कि यार मैं आर्ट्स लूँ या कॉमर्स में जाऊँ या इसमें जाऊँ, लेकिन उनकी सोच थी कि मैं एग्रीकल्चर ही जाऊँ। इस एग्रीकल्चर में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन मेरे पिताजी का था कि आप तो एग्रीकल्चर में जा और उसी में ही सक्सेस है। तो आज मैं उनका धन्यवाद देता हूँ कि उनका जो माइंडसेट था उनकी बदौलत में आज वेटनरी में और किसानों की मुझसे जो मदद हो रही है वो मैं कर रहा हूँ सर। अच्छा, जब आप वेटनरी कर रहे थे, एक किस्सा मुझे याद आ रहा है। वेटनरी करने आप जब जोधपुर जाते थे जी 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 बस में बैठ के, जी, आपके पिताजी आपके साथ जाते थे? बिल्कुल सर। आपको अलाउड करवाते थे सीट स्लीपर वाली? जी जी। और पिताजी खुद सोते थे जी सर, गैलरी के अंदर? वो किस्सा ऐसा था सर, जोधपुर जाते थे तो दिन में जाते थे तो रोडवेज बस में जाना होता था तो वो सुबह निकलती थी और ब्यावर के रास्ते से निकलती थी। तो आपको मालूम है कि ब्यावर का रास्ता ऐसा है जो सुबह से 10 बजे बैठे तो शाम को 7-8 बजे तक पहुंचते थे, टाइम वेस्ट होता था। पिताजी वगैरह कहते थे नाइट को स्लीपर में जाना है, पूरी रात सोते हुए जाएंगे और सुबह उठते पहले तो तेरे कॉलेज चले जाना। तो पिताजी छोड़ने जाते थे शुरू में। तो सर जैसे ही वो बस आती थी ना, तो यहाँ का एक रूल है कि भी सीटें अलॉट होती थी, तो जिसको सीट देनी होती थी वो सीट अलॉट होती थी। मुझे आज भी याद है 200 रुपये में। जिसको सीट पे बैठ के जोधपुर जाना है वो सीट पे बैठ के जाता था। तो पापा ये कहते थे कि तू तो सीट पे बैठ, और मैं नीचे जो गैलरी होती है वो लगभग 50-80 रुपये में सुला के चले जाते थे। तो वो मुझे सीट पे बिठाते थे कि तुझे सुबह जाते पढ़ना है कॉलेज में, तो मैं सीट पे बैठता था और वो गैलरी में नीचे कुछ बिछा के वहीं सो जाते थे। तो उनके 80 रुपये लगते थे और मेरे 200 रुपये लगते थे, लेकिन उन्होंने मुझे सीट पे बिठाया और खुद सोते हुए जोधपुर गए, मुझे छोड़ के आते थे। फिर ये कंडीशन थी सर। आज आप जाते हो तो पिताजी को वो स्लीपर सीट देते हो आप? हम जोधपुर गए थे और पिताजी हम दोनों गए थे। जब गए थे वापस तो मुझे एक बहुत ज़्यादा खुशी हुई, मुझे उसको बयां नहीं कर सकता। जब मैंने स्लीपर वो आज की 500 रुपये है अब तो 500 रुपये मैंने दिया ना, तो मैं बहुत खुश हुआ कि यार हाँ यार आज मैं स्लीपर बुक करा के जा रहा हूँ और मेरे फैमिली के साथ जा रहा हूँ।
तो मुझे बहुत खुशी हुई सर। वो पल मुझे याद आता है कि हाँ, मुझे उन्होंने मतलब जितना उनसे था उन्होंने केवल मेरे लिए किया, उन्होंने अपनी सारी खुशियाँ वगैरह एक तरफ रखी और मेरे लिए सब कुछ उन्होंने किया। मतलब आप सबसे बड़े सपोर्टिव माता पिता को मानते हो? जी सर, बिल्कुल। इसके अलावा आपके फैमिली में ऐसा कोई कैंडिडेट जिसको आप अपनी सफलता के अंदर एक बोलते हैं ना भाई एक टर्निंग पॉइंट होता है, जी जी माता पिता के अलावा ऐसा कोई सपोर्टिव रहा हो आपके जीवन में? जी सर, माता पिता के अलावा मेरे फादर इन लॉ है। मैं उनको हमेशा मेरा वो मानता हूँ कि हाँ यार, उनको क्या है कि थोड़े गुस्से वाले हैं, लेकिन जब भी वो कुछ बोलते हैं ना तो उनकी बातों को मैं नोट करता हूँ। जब मैं जॉब में जा रहा था तो उन्होंने मुझे एक बात कही थी कि आज से आप गवर्नमेंट जॉब में और आपकी उम्र केवल 20 साल है। तब मैं 20 साल का था, तो 20 साल कम उम्र होती है सोचने समझने के लिए। तो उन्होंने यही कहा कि हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना जॉब में कि जब भी अधिकारी को कुछ भी बोलना हो या किसी कर्मचारी को बोलना हो तो 2 मिनट में खुद के मन में मनन करना, उसके बाद ही आप आगे बोलना, क्योंकि वो भी खुद गवर्नमेंट जॉब में है। तो उन्होंने बताया, आज भी मैं इस चीज़ से खुश हूँ कि मेरे लिए कोई ये मेरे स्टाफ में नहीं कह सकता है कि यार मैं मेरे स्टाफ को फैमिली मेम्बर नहीं मानता। उन्होंने ये कहा कि एक सरकारी कर्मचारी की जो जॉब होती है ना वो 24 घंटे की होती है, लेकिन वो 24 घंटे वो अपने फैमिली को नहीं देता, वो आम पब्लिक को देता है और अपने स्टाफ को देता है। तो वो कहता है कि गवर्नमेंट जॉब वालों के लिए फैमिली जो रियल फैमिली है ना वो फैमिली नहीं है, वहाँ तो केवल आपको रोटी खाना और सोना है। और रियल फैमिली वो है जिनके साथ आप ऑफिस में बैठ रहे हो तो कभी किसी से मनमुटाव नहीं रखना। कोई भी गांव का या कोई भी आपके पास आए तो उनको सह सम्मान बिठाओ करो। तो उनकी बात मानता हूँ और उनकी वजह से मुझे आज अच्छा सपोर्ट मिलता है स्टाफ की वजह से भी। आप जब फील्ड में थे जी 2 साल आपने फील्ड किया, जी सर, उसके बाद क्या रीजन रहा ऐसा कि जो आप एसटीपीसी डिपार्टमेंट में आए? सर फील्ड में मैंने एक चीज़ नोट की, मैं भी ग्रामीण परिवेश से था और किसान परिवार से था। कुछ दिन प्रैक्टिस भी की लेकिन वो घाटे में रहे, पैसे मांगते नहीं थे क्योंकि लेने की कंडीशन नहीं थी कि यार 1000 दे दे 1200 दे दे। तो इसलिए मैंने क्या है कि यही चीज़ सोची, नहीं तो मुझसे मांगे जाएंगे और घाटे में रहने से तो बढ़िया है कम से कम अपन फील्ड से दूर हट जाए। तो वही चीज़ है सर। मतलब आपने सेवा को प्रायोरिटी नहीं दी और आपकी जेब को प्रायोरिटी दी? नहीं सर, दिक्कत ये है सर, यदि मैं फील्ड में रहता तो मैंने एक चीज़ नोट की कि मैं ये सोचता था कि मैं किसानों को कम से कम रेट में इलाज उपलब्ध करूं, लेकिन आज यदि मैं उनको उस रेट में उपलब्ध करा रहा हूं ना तो उसमें जानवर का इलाज नहीं होता था। क्योंकि लेकिन मैं आज भी सर, मुझे एक आवारा पशुओं के लिए आज भी बुलाते हैं और मैं जाता हूँ। जो ऐसे कह देते हैं भाई निआश्रित पशु है तो मैं बिल्कुल वहाँ पहुँच जाता हूँ। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। दूसरे पहलू की मैं बात करूं, मेनली अपना फोकस रहेगा पढ़ाई के ऊपर, है ना? जी पढ़ाई के लिए जब आप 12th में थे जी तब आपका मानस बैठ गया था मुझे वेटनरी करनी है, जी। भाई आपके पेरेंट्स ने आपको रिकमेंड किया? पेरेंट्स का रिकमेंड भाई आपका तो मानस था नहीं? नहीं, मेरा तो शुरू से बता गया। पेरेंट्स ने आपको रिकमेंड किया और 12th के बाद में आपने वेटनरी करी। जी जी वेटनरी के बाद में अब मैं शुरुआत करता हूँ वेटनरी से कि 12th के बाद में क्या आपने स्ट्रेटजी अपनाई वेटनरी के लिए और किस प्रकार से आपने वेटनरी करी, थोड़ी वो कहानी बताइए एक बार आप। जी सर, वेटनरी में तो ये था सर, मैं तो सर एक चीज़ है कि संघर्ष भी खूब आए, लेकिन मेरी एक शुरू से थ्योरी रही कि मुस्कुराते हुए हर एक चीज़ को देख लेंगे, जो होगा जो दिखा जाएगा। और जहाँ पे भी मैं ये सोचता हूँ ना तो ऐसे दोस्त मिल ही जाते हैं। तो सर हॉस्टल की ये कहानी थी सर, वेटनरी करने गए तो हॉस्टल गवर्नमेंट कॉलेज थी तो हॉस्टल में रहे। हॉस्टल में सर 2-3 ग्रुप बन जाते हैं ऑटोमेटिक ही। तो जब वहाँ गए तो स्टडी की तरफ से तो ये था कि स्टडी के बाद अपने अपने रूमों में जाना। और वहाँ सर मेस चलती थी, तो हमारे एक फ्रेंड थे शौफत राम, बीकानेर से थे, वो आज बीकानेर में पोस्टेड है। तो उनको हम मेस का अध्यक्ष बनाना चाहते थे हमारे ग्रुप। तो हमेशा हम उनको अध्यक्ष बना के हमने 2 साल तक उनके अध्यक्षता में आराम से जो भी मेस में बना उनको खाया पिया। और लाइफ का एक एंजॉयमेंट के तौर पे मुझे याद भी नहीं आता कि यार यूँ लगता है कि 2 साल कब बीत गए। जब हम आए थे तब बिल्कुल आंखों में आंसू थे कि यार ये वास्तव में ट्रेनिंग पीरियड और लंबा होता और ये सब कुछ होता। आज भी सबको याद करते हैं। तो वहाँ पे भी हंसी खुशी ही 2 साल निकले, कोई इतना मतलब प्रॉब्लम का विषय नहीं था वहाँ पर भी। जो कैंडिडेट आज 12th में है जी और वो आपकी तरह सरकारी सेवा में पदस्थापित होना चाहता है, जी 12th के बाद, मैं आपकी फील्ड की बात कर रहा हूँ, जी जी 12th के बाद बेसिकली उसको वेटनरी करनी है, जी। क्या उसको करना चाहिए वेटनरी के लिए?
जैसे आले से आपने पोस्ट अर्जित करी आज, जी। इसके लिए मेल इसको क्या करना चाहिए? जी सर, जब हम जॉब लगे थे तब हमारे परसेंटेज बेस पे ये चलता था, 12th के और वेटनरी के परसेंटेज से हमें जॉब मिलती थी। अब आजकल हो गया सर एग्ज़ाम। तो यदि आपका मानस है कि मुझे वेटनरी फील्ड में आना है, तो मैं ये कहता हूँ आप 12th क्लास से ही एक चीज़ अपना लीजिए कि हाँ यार मुझे वेटनरी में जाना है। तो AHDP की जो किताबें होती है हमारे पशुपालन की, उनको 11-12 से ही स्टडी में ले लेंगे और उनसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने हैं और उनको पास करना है, तो वो शुरू से ही बुक्स को छोड़े नहीं। तो एकदम इजी डिपार्टमेंट है और एकदम इजी अप्रोच है और एकदम इजी तरीके से वो जॉब लग सकती सर AHDP क्या बताया आपने? है। HD हमारा पशुपालन का जो डिप्लोमा है HDP, उसके अंदर जो बुक्स आती है, जैसे किसी को 11th से ही है कि मुझे वेटनरी में जाना है, तो मैं कहता हूँ कि बुक्स तो सेम ही है 11-12 की, बस वो एक्स्ट्रा कोर्स है, लेकिन वो 11-12 से ही एक्स्ट्रा समय दे अपना। यदि वो डिप्लोमा वाली बुक्स 11-12 से ही अपने साथ में जोड़ लेंगे, हाँ यार मुझे पढ़ना है, तो शायद इसमें हमारे सिलेक्शन बहुत इजी तरीके से हो सकता है। आज एक जो कॉमन एक धारणा बिठा दी गई है कोचिंग वालों की तरफ से जी कि अगर आप कोचिंग नहीं करते हो तो आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, जी। उसके बारे में क्या विचार है आपका? नहीं सर, सब बहुत से ऐसे सिलेक्शन है जो मैंने देखे हुए हैं, जो आराम से घर पे बैठ के स्टडी करते हैं, उनका भी सिलेक्शन होता है। बस ये है कि घर पे कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह हो तो वो रूम लेके अपने, जैसे ग्रामीण इलाकों से आते हैं तो शहर में क्या है कि कुछ सुविधाएं मिल जाती है उनको, उस हिसाब से भी यहाँ पर शहर में रूम लेकर पढ़ लो तो कोई विशेष नहीं है। आराम से कोचिंग वगैरह से तो बेस्ट है कि खुद की स्टडी और खुद के नोट्स। मेनली पढ़ाई बार और बोल दो आप भाई कि भाई किताबा भाई पहला किताबा पढ़नी चाहिए और तन लागतो उसान भाई को बच्चों पढ़ रहे हो आज के टाइम में। आपने फोकस मेनली अपना संघर्ष के साथ साथ जो यूथ तैयारी कर रहे हो बाकी लिए मतलब मेन भाई यार के कान कहीं। मैं तो ये कहता हूँ सर, यदि जैसे बच्चे कोचिंग कर रहे हैं तो बच्चे तो अपना 100% देते ही हैं, बिल्कुल कोई ऐसा नहीं है यदि वो बच्चा गांव से निकला है तो वो पढ़ने के लिए ही निकला है। लेकिन मैं मेरी एक थ्योरी बताता हूँ सर। मेरी मम्मी को मैंने बताया था सर, बहुत मिडिल क्लास से है, सब्जियाँ बेचती थी, सब कुछ करती थी। तो मेरी मम्मी इतना होते हुए उसको मेरे सब्जेक्ट के नाम याद थे इंग्लिश में। वो ये कहती थी मुझसे आज कौन सा पेपर है, तो मैं बोलता था मम्मी हॉर्टिकल्चर का। तो वो मेरे आने के बाद पूछती थी हॉर्टिकल्चर का पेपर कैसा गया, एग्रोनॉमी का पेपर कैसा गया और पशुपालन का पेपर कैसा गया। तो मैं ये मानता हूँ वो तो बच्चा पढ़ने के लिए गया है, लेकिन घर में आप किसी भी लेवल के एजुकेशन में हो, आपका बड़ा भाई हो, पिताजी हो, तो आपको भी साथ के साथ उस बच्चे को पूछना पड़ेगा कि भाई आज क्या पढ़ा। आजकल क्या है कि पापा मम्मी पैसे देने में विश्वास रखते हैं, वे पैसे ले जाओ और पढ़ ले, लेकिन ये नहीं करते कि वो किस लेवल पे पढ़ रहा है या क्या कर रहा है, फीडबैक लेने का नहीं है। तो मैं कहता हूँ कि पहली बात है कि बच्चों को पैसा दो, लेकिन पैसे के साथ साथ आप उसको मॉरल सपोर्ट के लिए उससे फीडबैक भी लो सर। सही बात जी। अंत में सर आज जो यूथ तैयारी कर रहा है जी, उसको पर्सनली आप क्या मैसेज देना चाहोगे? अब तो लोगों के दिमाग में यार भाई बिना पढ़े ही आजकल तो शेडिंग लाग गया, यूं लाग गया, तो ये सिस्टम नहीं है भैया, पढ़ना पड़ेगा आपको। यार नहीं रहा वैसे भी 199% ईमानदारी है, कोई पेपर हाँ। लीक ना हो, कोई आउट ना हो। हाँ होते हैं पेपर लीक, मानते हैं इस बात को, लेकिन 99% आपको पढ़ना पड़ेगा। हाँ 1% लूप होल होते हैं सिस्टम के अंदर, वो होते हैं। 99% ईमानदारी। सर मैं यूथ को यही बोलना चाहूँगा, आजकल क्या है कि यूथ की एक सोच हो गई, यूथ दो तरीके से डिप्रेशन में जाने लग गया। एक तो इस वजह से डिप्रेशन में जाने लग गया कि मैं तैयारी कर रहा हूँ, पेपर कहीं आउट नहीं हो जाए, और दूसरा ये है कि बहुत से बंदे ये सोचते हैं कि यार पेपर आउट हो जाएगा तो हमको भी मिल जाएगा। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि संघर्ष से जो जॉब लगते हैं अपन, उसका मज़ा अलग है। पेपर कोई आउट नहीं होता, और आउट होते भी होंगे तो वो उनकी फिलोसॉफी है, क्या कि सरकार क्या करती क्या नहीं करती, अपन वो नहीं बोल सकते। लेकिन ये है कि अपनी मेहनत करो, यदि मेहनत के दम पर आप लगोगे तो आपको ऑटोमेटिक ही एक कॉन्फिडेंस रहेगा, हाँ यार। वरना तो जब तक जॉब चलेगी, 60 साल तक जॉब चलनी है आपकी, 60 वर्ष की आयु तक, तब तक एक डर के साए में रहने से तो अच्छा है कि आप कम से कम पढ़ लिख के ही वो मुकाम हासिल करो। नहीं तो फिर वही है, डर के साथ जियो, कभी जांच आती है, कभी क्या आती है, कभी क्या आती है, तो वो एक डर बना हुआ रहता है। इससे तो बढ़िया स्टडी करो और बस संघर्ष के लिए तैयार रहो। हमारे टाइम पर तो इतना कंपटीशन नहीं था, परसेंटेज बेस पे जॉब लग गए 12th के और वेटनरी के। लेकिन आज की कंडीशन ये है कि घरों घरों में एजुकेशन पहुंच चुकी है, तो जिसको लक्ष्य की प्राप्ति करनी है
उसको किताबों की तरफ दौड़ना पड़ेगा, किताबों से अपना ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा, तभी आज की तारीख में उनको सक्सेस प्राप्त हो सकती है। और यदि ज़्यादा नहीं तो अपने एंजॉयमेंट के हिसाब से, ये भी नहीं कि एंजॉयमेंट छोड़ दो, एंजॉयमेंट के हिसाब से आप मतलब एजुकेशन में आगे बढ़ो, जिसमें इंटरेस्ट हो उसमें आगे बढ़ो, तो आपको सफलता मिलेगी। आज एक धारणा बन चुकी है कि आप सरकारी नौकरी में हो तो ही आपकी इमेज है, तो ही आप समाज में रहने लायक हो, ऐसे एक कुतर्क बिठा दिया समाज ने। जी जी। आप क्या कहना चाहोगे इस बारे में, सरकारी नौकरी और प्राइवेट नौकरी? सर मैं आज भी कहता हूँ सर, प्राइवेट जॉब में ज़्यादा बेनिफिट है। बिल्कुल सर, इसके खूब सारे एग्जाम्पल है सर। मैं एकमात्र दोस्त हूँ, मेरे दोस्त जो ग्रुप है उसमें मैं एकमात्र हूँ जो मैं सरकारी कर्मचारी हूँ, जो आज आपके बीच में बैठा हूँ। बाकी मेरे कुछ ऐसे फ्रेंड्स हैं जिसकी कंडीशन ये थी कि हाँ यार ये लाइफ में करेगा ही क्या, लेकिन आज मैं तो आज भी कहता हूँ, यदि किसी भी जॉब हो, किसी भी तरह की जॉब हो, यदि आपने उसको एंजॉयमेंट में ले लिया है कि हाँ यार मुझे मेरा ये फील्ड है और मुझे इस फील्ड से 100% मुझे लेना है, तो मैं कह रहा हूँ आपको ज़िंदगी की कोई सक्सेस छोड़ नहीं सकती। मैं ये कहता हूँ जरूरी नहीं सरकारी जॉब में ही सब कुछ है, प्राइवेट जॉब बस ये है कि आप जिसमें जा रहे हो उसको 100% दो, उसमें ये नहीं कि 99.9 ही दूँ, नहीं 100 ही देना है फिर आपको, और उसी फील्ड में देना है। ये मैंने देखा, जिसने अपने फील्ड में 100% दे चुके हैं, 100% दे दिया, वो सक्सेस लेके ही निकलते हैं। कहते हैं ना, मिल ही जाएगी मंजिल भटकते भटकते, गुमराह तो वो हुआ है जो घर से निकला ही नहीं। इसी वाकया को चरितार्थ करते हुए ये कर दिखाया हमारे बड़े भाई साहब यशराज सैनी ने। आपने जाना इनके संघर्ष की कहानी को। हालांकि हम इस वीडियो के माध्यम से इनकी जो जीवन की जो जर्नी है वो पूरी तरह से तो बयान नहीं कर सकते, लेकिन मोटा मोटा आपको ये अंदेशा हो चुका होगा कि कैसे इन्होंने परिस्थितियों को अपनी सफलता के अंदर बाधक नहीं बनने दिया और अपने सपनों को साकार किया। मेरा अपने छोटे भाइयों से या फिर बड़े भाइयों से जो भी आज तैयारी कर रहे हैं उनसे ये करबद्ध निवेदन है, आप जहाँ भी हैं, जिस फील्ड में हैं वहाँ बने रहिए, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो या फिर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो। आपको स्वयं पर विश्वास रखना है, दुनिया क्या बोलती है उसकी तरफ आपको ध्यान नहीं देना है। आप बेहतर हैं और बेहतर से बेहतरीन आपको करके दिखाना है। विश्वास रखिए, एक न एक दिन अवश्य आप सफलता के उस अंतिम पायदान तक पहुंचोगे जिसको आपने अपने मन में बिठा रखा है। मैं बीच में भाई साहब की बात काटना चाहूँगा और मैं ये बात रखना चाहूँगा कि भाई साहब का 10 दिन पहले कॉल आया था, तो इन्होंने एक लिंक सेंड किया, एक वीडियो सेंड किया, तो उस वीडियो को मैंने लगभग 40-45 मिनट का था, मैंने पूरा देखा। तो उससे मुझे एक चीज़ की खुशी हुई कि चलो हमारे एरिया के हमारे छोटे भाई सुरेंद्र जी इस तरह का कार्य कर रहे हैं, गाँव से चिन्हित कर रहे हैं कि हाँ यार इनके संघर्ष की कहानी है या इन्होंने कुछ स्पेशल कर रखा है। तो इन्होंने ये देखा है कि यार जरूरी नहीं कि केवल बड़ी पोस्टों पे ही संघर्ष होता है, कुछ छोटी पोस्टों पे भी संघर्ष होता है। कुछ लोगों के लिए जो ये काम कर रहे हैं सुरेंद्र पॉडकास्ट चैनल से, मैं इनको वाकई में ही सच्चे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और बहुत बहुत बधाई देता हूँ इनको इस कार्य के लिए। और मैं ये कहता हूँ सुरेंद्र पॉडकास्ट चैनल को अधिक से अधिक लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब मिले। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले रविवार ऐसे ही किसी अन्य शख्सियत के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।